नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल विवेक फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एक चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर को हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसमें जितना भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, चाहे मोलरिटी हो, मोललिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, नॉर्मलिटी हो, ये सब से रिलेटेड इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर समझ में आएगा। इसके अलावा जब आप क्लास 12 की पढ़ाई कीजिएगा तो सॉल्यूशन चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो, या सरफेस केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को कोलाइड पढ़ना है, कोलाइड्स के टाइप के बारे में, चाहे वो इमल्सन हो, चाहे वो सोल हो, जेल हो, इन सब के बारे में पढ़ना है, या कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है। वो सारा का सारा हम लोग का कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होता है। इसलिए इस चैप्टर को अंत तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की है कि इसे जितना सिंपल भाषा में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। इस वीडियो में हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर प्योर इम्प्योर कैसे होता है, एलिमेंट क्या है और कितने टाइप का होगा, कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड का टाइप क्या है, ये पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर का टाइप होमोजेनस, हेट्रोजेनस समझने की कोशिश करेंगे। मिक्सचर का ही होमोजेनस टाइप में सॉल्यूशन आता है, तो सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन, उसके कंसंट्रेशन और उसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। किसी किसी बुक में इस चैप्टर को एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैटर क्या होता है। मैटर बोले या फिर सब्सटेंस बोले, ये मैटर या सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए, इस एनीथिंग विच हैविंग ऑक्यूपाई स्पेस, ऑफर रेजिस्टेंस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। अब इस मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई मैटर इनटू टू टाइप्स। पहला हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल बेसिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर हम लोग मैटर को क्लासीफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर जो है ये अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। इन सारे स्टेट्स के बारे में मैटर इन आवर सराउंडिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में हम लोग को पढ़ना है। तो उस चैप्टर को मैंने ऐसे भी कंप्लीट कर दिया है। आप चैनल पर जाइए, इस चैप्टर का वीडियो है, उसको देख सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो तो। इस चैप्टर में जो, इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे। तो इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, तो मैटर फिर से यहाँ पर हम लोग केमिकली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर या तो प्योर होगा और नहीं तो मैटर इम्प्योर होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध और इसको बोलते हैं अशुद्ध। मैटर या तो शुद्ध यानी पदार्थ या तो शुद्ध होगा या फिर अशुद्ध होगा। अगर मैटर प्योर है, शुद्ध पदार्थ है ये, तो ये फिर से या तो एलिमेंट हो सकता है और नहीं तो ये कंपाउंड हो सकता है। और अगर मैटर इम्प्योर है तो इम्प्योर मैटर को ही हम लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। इम्प्योर को मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मिक्सचर फिर से दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? तो या तो मिक्सचर होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, और नहीं तो मिक्सचर जो है ये हेट्रोजीनियस होता है।
हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब इन सब को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अब इसको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एलिमेंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट पदार्थ का वो शुद्धतम रूप है जो केवल एक ही तरह के एटम के मिलने से बनता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जितना भी पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट सब देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जितना भी है 118, ये सारा का सारा एलिमेंट है। इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड भी प्योर फॉर्म ऑफ ही सब्सटेंस है। ये भी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड बाय 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अ फिक्स रेशियो। जब 2 या 2 से अधिक टाइप का एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। इसको फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी फार्मूला पढ़ते हैं CO2, H2O, KMnO4, K2Cr2O7, जितना भी आप फार्मूला पढ़ते हैं, शुगर का, ग्लूकोज का, पोटासियम परमैंगनेट का, कॉपर सल्फेट का, जो भी फार्मूला पढ़ते हैं वो सब का सब क्या है, कंपाउंड है। इसको कंपाउंड को फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मिक्सचर क्या होता है, तो जैसे खाने वाला मिक्सचर होता है, उसमें देखिएगा बादाम अलग रहेगा, उसमें दाल अलग रहता है, और भी मटेरियल है, किशमिश है तो वो अलग है। तो क्या सब मिक्सअप है और किसी का रेशियो फिक्स नहीं है, तो उसी को हम लोग कंपाउंड मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा, तो ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि द impure form of substance which is made by 2 or more than 2 types of atom mixing in unfixed ratio। जब 2 या 2 से अधिक तरह का एटम एक अनफिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है तो मिक्सचर बनाता है। जिस तरह से एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को फॉर्मूला से, उसी तरह से मिक्सचर का केवल नाम हो सकता है। जैसे हम लोग बोले मिल्क, तो मिल्क एक मिक्सचर है क्योंकि इसका ना तो सिंबल है ना इसका फॉर्मूला है, इसका केवल नाम है। जैसे हम लोग बोले एयर, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, क्योंकि इसमें बहुत सारा एयर किसी भी रेशियो में कंबाइंड है। पता नहीं चलता है कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, रेशियो अनफिक्स है। तो ये मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। सॉइल एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। एलॉय जो होता है स्टेनलेस स्टील वगैरह सब, वो सब मिक्सचर है क्योंकि इसमें 2 से अधिक मेटल या नॉन मेटल अनफिक्स रेशियो में मिलके बना हुआ। तो मिक्सचर क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखें फर्दर, तो एलिमेंट का भी टाइप होता है। मतलब जितना 118 एलिमेंट आज तक खोज हुआ है, उसमें सारे एलिमेंट में से कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड है, कुछ इनर्ट गैस है। तो एलिमेंट को हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है, या तो नॉन मेटल होता है, या फिर मेटलॉइड होता है, या फिर इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस होता है। अब ये किसको बोलते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट गैस। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपने इससे पिछले क्लास में, जूनियर क्लास में, क्लास 8 में पढ़ा होगा, और 10th में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे, 12 में जाएंगे तो फिर मेटलर्जी में पढ़ेंगे। मेटल वो होता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखिए तो मेटल हार्ड होता है, लस्चर होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ऐसे अगर हम लोग पहचानना चाहें केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो हम लोग बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को शो करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है तो उसको मेटल हम लोग बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। तो आपने इनर्ट गैस का नाम सुना होगा, कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 2, 8, 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने नियरेस्ट इन इनर्ट गैसों के जैसा ही बनना चाहता है। अब उसके लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन का डोनर हो, जैसे मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, ये नियॉन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नियॉन जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए तो 2 माइनस चार्ज घट जाएगा, तो इस पर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +2। तो ये हुआ प्लस चार्ज कंटेन करने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नाम से समझिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस ऑफ एल्युमिनियम विल बी नियॉन।
So to attain the configuration of neon, aluminum has to move 3 electrons from their outermost shell. That's why the valency of aluminum will be +3 and it behaves like electropositive in nature. That's why we can say that aluminum is a metal. समझ गए इसको? अब इसी तरह से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो मेटल क्लियर है आपका। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल पर। नॉन मेटल क्या होता है? तो जिस तरह से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। उसका टेंडेंसी होता है कि किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को वो, जैसे ये सब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसको इसको कोई किसी को तो एक्सेप्ट करने के लिए भी होना चाहिए ना। तो जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है वो मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है उसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपाउंड देखिए, NaCl एक कंपाउंड है। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन का डोनर है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। नियॉन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ये लूज किसको करेगा? तो इसके इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए। तो जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब ये आर्गन जैसा बनना चाहेगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए इस पर एक माइनस का चार्ज आ गया, और माइनस का चार्ज आ गया तो इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। प्लस चार्ज वाले आयन को हम लोग कैटायन और माइनस चार्ज वाले आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं, मेटल्स कैटायन बनाते हैं। तो नॉन मेटल समझ गए, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि दोज एलिमेंट which having the tendency to gain electrons are called non-metals. Non-metals are electronegative in nature. Metal clear, non-metal clear. Next है आपका मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? तो वैसे एलिमेंट जो तो ना तो कंप्लीट मेटल है ना कंप्लीट नॉन मेटल है, उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा एक बॉर्डर जैसा बना हुआ रहता है, उस बॉर्डर के इस तरफ जो है वो मेटल है, दूसरे तरफ उसके लेफ्ट राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल है, और बीच में ये जो बॉर्डर अलग कलर का बना हुआ है ये सब मेटलॉइड है। कौन कौन सा मेटलॉइड है? तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये 6 जो है मेटलॉइड होता है। किसी किसी पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम भी मेंशन रहता है। ये 6 जो है ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड को हम लोग बोल सकते हैं कि दोज एलिमेंट विच हैविंग द टेंडेंसी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। वैसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा बिहेवियर शो करते हैं तो उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। लेकिन जब दोनों जैसा बिहेवियर शो करते हैं तो प्रेफर करते हैं वो मेटल जैसा बिहेवियर शो करना है, इसलिए मेटलॉइड को हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाते हैं। जैसे देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 है, तो इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन कौन सा हो सकता है? नियॉन और आर्गन। तो इस दोनों के जैसा बनने के लिए, जैसे नियॉन बनना है तो इसको 4 लूज करना पड़ेगा, +4 लिखेंगे। आर्गन बनना है तो 4 गेन करना होगा, यानी -4 लिख सकते हैं। तो ये सेम इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस बन सकता है, इनर्ट कन्फिग्रेशन गेन कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग मेटलॉइड बोलेंगे। तो मेटलॉइड का एक बार फिर से नाम याद कर लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। किसी किसी पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम भी मेंशन रहता है। मेटलॉइड क्लियर। अब आते हैं इनर्ट गैस पर। तो ये सारा इनर्ट गैस है। इनर्ट मतलब होता है निष्क्रिय, इसको नोवेल गैस भी बोलते हैं। तो दोज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज 18th ग्रुप, आर कलेक्टिवली नोन एज इनर्ट गैसेज। पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में ये सारा एलिमेंट प्लेस होता है, तो इसको हम लोग इनर्ट गैस की कैटेगरी में रखते हैं। ये सब निष्क्रिय होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ये जेनॉन को छोड़ करके। जेनॉन एक रिएक्शन करता है फ्लोरीन के साथ में, XCF2 और XCF4 का फॉर्मेशन कर सकता है। आगे की क्लास में आप इसको पढ़िएगा। तो आपको क्लियर हो गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस। अभी तक जो 118 एलिमेंट का नोन है, उस 118 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में 92 जो है ये मेटल है, 14 जो है नॉन मेटल है, 6 मेटलॉइड है और 6 जो है इनर्ट गैस है। टोटल जोड़िए तो 6 4 10, 16 2 18, 8, 1 बचा, 9 1 10 11, 118 एलिमेंट हो गया। ठीक है। अब 192 मेटल में सारे का प्रॉपर्टी पूरी तरह से अभी नोन नहीं हुआ है, तो वैसे एलिमेंट जिसका पूरी तरह से प्रॉपर्टी नोन नहीं है उसका कंप्लीट नाम नहीं रखा गया है, उसका एक टेम्पररी नाम दे दिया गया है, और उसके नेमिंग का एक तरीका है। उसका नाम कैसे लिखते हैं? तो देखिए केमिस्ट्री का खोज हुआ है यूनान में। यूनान में जो काउंटिंग चलता है वो इस तरह से चलता है, जैसे अपने इंडिया में है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनते हैं। इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो जाता है। अब यूनानी भाषा में इस तरह से काउंटिंग होता है। वहाँ 0 है तो उसको हम लोग नील बोलते हैं, 1 है तो उसको अन बोलते हैं, 2 है तो उसको बाई बोलते हैं, 3 है तो ट्राई बोलते हैं, 4 है तो उसको क्वाड बोलते हैं,
5 है तो उसको पेंट बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं सेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन। डेसिमल नंबर सिस्टम इसी 0 से 9 तक का होता है। दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 से 9 तक के बीच में वो फिट हो जाएगा, उसी के नंबर से वो बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि 114 10 एलिमेंट का खोज हुआ, 111वां एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी पूरी तरह से नोन नहीं है, तो उसको एक टेम्पोररी नाम रखेंगे। टेम्पोररी नाम का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, बड़ा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जन्म लिया और पहले दिन उसका नाम ठाकुर भानु प्रसाद रख देंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा तब नाम रखाएगा। तब तक उसको किसी छोटे मोटे नाम से, बाबू, सोना, बउआ, ये सब नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो जो ये टेम्पोररी नाम है, उस नाम को ही रखने के लिए ये सारा तरीका है। तो उसको कैसे रखेंगे, मान लीजिए 111वां नंबर का एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी सारा पता नहीं चला है, तो उसका एक टेम्पोररी नाम देना है। तो कैसे उसका टेम्पोररी नाम देंगे, तो जैसे 111 111 नंबर एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 111 है, तो इसका एक नाम क्या होगा, तो देखिए एक को बोलते हैं अन, तो लिखेंगे अन, फिर एक को लिखेंगे अन, फिर एक को लिखेंगे अन। और कुछ नाम में आप प्रोनाउंसिएशन पर गौर करिए, उच्चारण पर, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फ्रांसियम, जिरकोनियम, थोरियम, रदरफोर्डियम, बेरिलियम, ये सब में क्या कॉमन लग रहा है आपको, IUM। तो इस नाम के लास्ट में आप IUM जोड़ दीजिए। अब इसको प्रोनाउंस कीजिए अनियम। तो 111 नंबर एलिमेंट का एक टेम्पोररी नाम जो है फिलहाल यही रखा गया है, क्या नाम है, अनियम। अच्छा, इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, तो अन का U कैपिटल, कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल लिखते हैं उसका अगर एक लेटर का हो तो वो कैपिटल होता है, एक से अधिक लेटर का हो तो पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल होता है। तो अन का U कैपिटल, फिर अन का U स्मॉल, फिर अन का U स्मॉल, ठीक है। तो इसका सिंबल 1 का सिंबल होगा U। इसी तरह से 112 नंबर एलिमेंट है, सोचिए क्या होगा इसका नाम, अनबाइयम, सिंबल क्या होगा UUB। 113 का अनट्राइयम UUT। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कि 114, 15, 16, 17, 18 का क्या नाम और क्या सिंबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट के बाद हम लोग समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो अभी बताया आपको कि कंपाउंड भी एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से अधिक टाइप के एटम के एक फिक्स रेशियो में बनता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड बाय 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अ फिक्स रेशियो। अब कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके फॉर्मूला से, और कंपाउंड 2 तरह का होता है। एक कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। अब हम लोग कंपाउंड समझ चुके हैं, अब समझते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। देखिए, आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो उसके एटम्स के बीच में, तो उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका कंपोजिशन जो है मेटल और नॉन मेटल का होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का डोनर है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और नॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो वो कहलाता है आपको आयोनिक कंपाउंड। डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दोज कंपाउंड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आयोनिक कंपाउंड का जैसे एग्जाम्पल, तो NaCl, MgCl2, Al2O3, K2SO4, K2Cr2O7, बहुत सारा है, कॉपर सल्फेट। आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में 2-4 नाम लिख के बताइएगा फॉर्मूला लिख करके। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, सब आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। एक दो हम समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। सो देखिए, जैसे Na है, सोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा।
अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो सोडियम बनना चाहेगा नियॉन जैसा और क्लोरीन बनना चाहेगा आर्गन जैसा, अभी जस्ट बताए हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए इस पर प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया इसलिए इस पर माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर चार्ज आ गया, और एटम पर जब चार्ज आ जाता है तो उसको आयन बोलते हैं, इसलिए ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हुआ। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे किसी दूसरे क्लास में, किसी दूसरे लेक्चर में। नेक्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? तो देखिए, ऐसा कंपाउंड, एक तो फॉर्मूला इसमें भी होगा, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा हो उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अ टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। अब ट्रांसफरिंग होता है तो उसका कंपोजिशन मेटल और नॉन मेटल का होता है, जबकि शेयरिंग होता है तो उसका कंपोजिशन केवल नॉन मेटल का होता है, मतलब ऐसा कंपाउंड जो केवल नॉन मेटल का बना हो। फॉर एग्जांपल जैसे H2O लिखते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल ही है, तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तब तो डोनेट करेगा, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो शेयरिंग ही होगा, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इसमें शेयरिंग होता है। किस तरह से होता है शेयरिंग? तो देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, बीच में ऑक्सीजन लिख दीजिए, दो तरफ हाइड्रोजन लिख दीजिए। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 6। तो शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये हीलियम जैसा बन जाए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को भी हीलियम जैसा बनना है, और ऑक्सीजन को नियॉन जैसा बनना है, इसके नज़दीक का इनर्ट गैस नियॉन है। तो नियॉन जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी दोनों को चाहिए ही। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ शेयरिंग हो जाए, यहाँ और यहाँ शेयरिंग हो जाए तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। इसका डुप्लेट पूरा, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लेट बोलते हैं इसको। इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा। तो ये स्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। और ये जो बॉन्ड, यहाँ पर जो शेयरिंग होता है तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 एटम के बीच में लगता है इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है। शेयरिंग होने या ट्रांसफर होने दोनों से बनता है, लेकिन शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जबकि ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अब कोवैलेंट कंपाउंड भी समझ गए। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि आयनिक कंपाउंड का कंपोजिशन मेटल और नॉन मेटल का होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड का कंपोजिशन केवल नॉन मेटालिक होता है, उसमें केवल नॉन मेटल होगा, जबकि आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर क्या होता है? तो जैसे एलिमेंट और कंपाउंड प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, उसी तरह से मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। ये बनता है जब 2 या 2 से अधिक टाइप का आइटम अनफिक्स रेशियो में मिले तो मिक्सचर बनाता है। इसको केवल नाम से जान सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड बाय 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अनफिक्स रेशियो। क्लियर है? इसका नाम का एग्जाम्पल पहले भी आपको बताया, जैसे एयर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, मड हो गया, एलॉय हो गया, ये सब मिक्सचर का एग्जाम्पल है। खाने वाला मिक्सचर हो गया, सब मिक्सचर है। अब मिक्सचर 2 तरह का, कौन कौन सा 2 टाइप है इसका? तो मिक्सचर का टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है समांग मिश्रण, और इसको बोलते हैं हम लोग विषमांग मिश्रण। मीनिंग क्या है इसका? समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण का, मतलब होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर का। तो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक समान हो, और जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड से अलग ना कर सकते हो, उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। यानी अ टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट,
एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड, जैसे सीविंग, बिनोइंग, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड है। सब के बारे में इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन को। तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल में जैसे नमक घुला हुआ पानी, सॉल्ट वाटर जिसको बोलते हैं, जैसे एलॉय होमोजेनस मिक्सचर है, जैसे एयर होमोजेनस मिक्सचर है। अब आते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर पर। हेट्रोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो और जिसको फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो, उसको हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? तो टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड विच कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे चावल में कंकर है, मतलब स्टोन इन राइस, उसको फिजिकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं आप। तो ये सब जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। अब होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जैसे ट्रू सॉल्यूशन, इसी को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है कोलाइडल और दूसरा सस्पेंशन। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं, पहले ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, फिर कोलाइडल क्या होता है, फिर सस्पेंशन क्या होता है। बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन का। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का। कंपोनेंट क्या होता है? तो जो जिसको मिलने से सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। बस शर्त यह है सॉल्यूशन का कि यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो, एक समान मिला हुआ हो। जैसे नमक को मिला देते हैं गिलास साफ पानी में, तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, तो ये नमक पानी का सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे एयर है, ये एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन का है जो कंपोजिशन के बेसिस पर, कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन जो है ये तीन तरह का या कई इससे भी ज़्यादा तरह का हो सकता है। जैसे अगर दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में से कंप्यूटर में आप कैसे पढ़ते हैं, जैसे 0 और 1 है, तो इसमें भी दो ही कंपोनेंट होगा, तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 3 कंपोनेंट हो तो इसको हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन बोलते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट हो तो इसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, हम लोग को मेनली सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो अब बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का। जैसा कि बाइनरी मतलब 0 1, उसी तरह से बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होता है। वो कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो एक बाइनरी सॉल्यूशन दो चीज़ के मिलने से बनता है, और वो है एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विलय और इसको बोलते हैं विलायक। मतलब जो घुलता है वो सॉल्यूट है और जिसमें घुलता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है? तो डिसॉल्विंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट, या फिर अ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिस सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ये किसी सॉल्यूशन के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में पाया जाता है, और सॉल्यूशन का जो स्टेट है इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करेगा। जैसे सॉल्वेंट अगर लिक्विड फॉर्म है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन देखने में कैसा लगेगा? नमक जैसा कि पानी जैसा? तो अब जैसे पानी जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। समझ गए? सॉल्यूट समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन बनाता है। अब आगे, सॉल्यूशन का भी कई सारा टाइप होता है और उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of its composition
कंपोजिशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, थोड़ा सा ये हम लोग जान लेते हैं। तो कंपोजिशन के बेसिस पर सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कौन कौन सा है? तो देखो, एक लिखते हैं हम लोग सॉल्यूट, लिखते हैं सॉल्वेंट, और इसके मिलने से बनेगा सॉल्यूशन, और उसका कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। तो सॉल्यूट अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो इस तरह का सॉल्यूशन कैसा होगा? तो सॉल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। इसी तरह से सॉल्यूट को हम लोग कर देते हैं लिक्विड, और सॉल्वेंट को भी अभी भी रहने देते हैं सॉलिड। तो ये भी सॉल्यूशन का स्टेट जो है वो सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के स्टेट पर ही सॉल्यूशन का स्टेट डिपेंड करता है, अभी आपको बताए। फिर तीसरा टाइप है कि सॉल्यूट है हमारा गैस और सॉल्वेंट अभी भी है सॉलिड, देखिए ये टाइप का सॉल्यूशन होगा। फिर सॉल्यूट को करिए सॉलिड, अब सॉल्वेंट को कर दीजिए लिक्विड। इसको बोल सकते हैं सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड, गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। इसी तरह से अगला है कि लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। अगला है गैस, ये डिजॉल्व है लिक्विड में। फिर नेक्स्ट है सॉलिड, इसको डिजॉल्व किए गैस में। फिर अगला है लिक्विड, इसको डिज़ोल्व किए, ये भी गैस में। और अगला है गैस, इसको भी डिज़ोल्व किए गैस में। तो ये 9 तरह का सॉल्यूशन कंपोजिशन के बेसिस पर होगा, जिसमें से ये तीनों का स्टेट कैसा होगा इस सॉल्यूशन का? तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। इस तीनों ही सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और इस तीनों कंपोजिशन में जो सॉल्यूशन है वो गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे सॉलिड मिला हुआ है सॉलिड में, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो एलॉय। एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, या फिर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ये आयरन निकेल कोबाल्ट और कार्बन का मिक्सचर होता है। जैसे आपको ब्रास हो गया, जैसे आपको ब्रॉन्ज हो गया, ये सब एग्जाम्पल है, एलॉय ही कहलाता है। इसमें सॉलिड मिला हुआ रहता है सॉलिड में। अगला है लिक्विड मिला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम। अमलगम, अमलगम क्या होता है? देखिए, मरकरी मेटल का आप नाम सुने होंगे। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल है, और मरकरी जब किसी मेटल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, इस लिक्विड स्टेट वाला मेटल किसी मेटल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो उसी मिक्सचर को हम लोग अमलगम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमलगम का कि मरकरी इन सोडियम, सोडियम के अंदर मिला हुआ है। मरकरी इन कॉपर, मरकरी इन जिंक, तो ये सब अमलगम का एग्जाम्पल हुआ। इसमें देख रहे हैं मरकरी लिक्विड स्टेट में है और मिल गया है सॉलिड सोडियम या कॉपर या जिंक में, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला अमलगम, एग्जाम्पल बता दिए, मरकरी इन सोडियम। अगला गैस मिला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जांपल तो हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाता है पैलेडियम मेटल में। पैलेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट है सॉलिड मिला हुआ है लिक्विड में, इसका तो ढेर एक एग्जांपल है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, जो भी बोलिए। अगला है लिक्विड मिला हुआ है लिक्विड में, इसका एग्जांपल तो जैसे एसिड इन वाटर, जैसे अल्कोहल इन वाटर। बिहार में तो बंद है, नहीं तो लोग पैक बनाते हैं इससे अल्कोहल पानी में मिला करके। नेक्स्ट है गैस मिला हुआ है लिक्विड में, इसका एग्जांपल तो ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन इन वाटर, सॉरी ऑक्सीजन इन वाटर। यही डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही मछली जो है सांस के रूप में लेती है अपने गिल्स के मदद से। तो ऑक्सीजन मिला हुआ है वाटर में, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला है कि सॉलिड मिला हुआ है गैस में, इसका एग्जाम्पल तो आप सब्लिमेशन जानते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने पर, उसको हम लोग सब्लिमेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं।
और वैसा सब्सटेंस जो सब्लिमेट होता है उसका एग्जाम्पल है जैसे कैम्फर हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, जैसे नेप्थलीन बॉल सब जो होता है वो हो गया, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब सब्लिमेट होता है। तो ये एयर में मिल जाएगा, तो यानी कि ये सब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग लिख सकते हैं कैम्फर इन एयर, या नेप्थलीन इन एयर, या अमोनियम क्लोराइड इन एयर। इसी तरह से अगला है लिक्विड मिला हुआ है गैस में, इसका एग्जाम्पल वेपर इन एयर, ये हो सकता है एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट है। उसके बाद गैस मिला हुआ है गैस में, तो इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एयर ही है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो कंपोजिशन के बेसिस पर इतने तरह का सॉल्यूशन होता है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है पहले वो समझते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता, घुलनशीलता कहते हैं इसको। क्या होता है घुलनशीलता? तो घुलने की क्षमता को हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं, डिसॉल्विंग कैपेसिटी। किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वही उस सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी है, कि द डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल समझिए ऐसे, मान लीजिए 100 ml आपके पास पानी है, 100 ग्राम में पानी ले लिए आप, उसके अंदर आप नमक को डिसॉल्व करते हैं, तो एक गिवन टेम्परेचर पर कितना नमक डिसॉल्व हो सकता है? तो 100 ग्राम पानी पर 35 ग्राम जो है नमक रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसी तरह से जरूरी थोड़ा है कि चीनी भी उतना ही डिसॉल्व होगा, या पोटासियम परमैंगनेट भी उतना ही डिसॉल्व होगा, या फिर या सोडियम नाइट्रेट भी उतना ही, या पोटासियम नाइट्रेट भी उतना ही डिसॉल्व होगा। सबका अपना कॉपर सल्फेट उतना ही डिसॉल्व होगा, सबका अपना अलग अलग क्षमता होता है। यानी कि किसी गिवन टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। Definition: amount of solute that can be dissolved in a solvent at a given temperature is called its solubility. अब solubility के बेसिस पर सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। ये 3 तरह का सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको समझिए क्या होता है सैचुरेटेड, क्या होता है अनसैचुरेटेड, क्या होता है सुपर सैचुरेटेड। सो इसको पहले हिंदी में समझिए। सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। अनसैचुरेटेड को बोलते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन, और सुपर सैचुरेटेड को बोलते हैं परम संतृप्त। क्या होता है? इसको हिंदी इसलिए लिखे हैं कि संतृप्त का मतलब समझिए संतुष्ट, असंतृप्त असंतुष्ट, और परम संतृप्त का मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट। अब इसको समझिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हम लोग चाशनी बनाते हैं, अब चाशनी बनाते हैं तो पानी लिए उसमें चीनी घोले, तो पहले घोलेंगे तो घुलेगा, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच घोलेंगे, फिर एक कंडीशन ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा। तो जब घुलना बंद हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हो गया वो, ठीक है। और जब तक घुल रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, लेकिन डिसॉल्विंग कैपेसिटी भर डिसॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, उसी पानी को गैस पर चढ़ा देते हैं और उस पानी को गर्म करते हैं। तो उस पानी को गर्म करते हैं तो उसके पानी के बीच के मॉलिक्यूल का स्पेस बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा चीनी मिला के उसको चाशनी बना लेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। ऑलरेडी सैचुरेटेड था, लेकिन अब जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाए, प्रेशर घटाए, तो और उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल से इसी को समझिए। मान लीजिए आपको 4 रोटी का भूख है, एक बार खाने बैठे, 1 रोटी खाए तो पे भूख लगा हुआ ही है, 2 खाए तो भूख लगा है, मतलब आप असंतुष्ट हैं, 3 खाए तो भूख लगा हुआ ही है। जब आप 4 खा लिए तो आपका पेट भर गया, मतलब अब आप संतृप्त हो गए हैं, सैचुरेटेड हो गए।
अब 4 खा के उठ ही रहे थे कि उधर से मम्मी आई, बोली लो ये अंकल 4 गो रसगुल्ला लाए हैं, खा लो इसको भी। अब आपका पेट तो भरा है, मतलब आप हैं तो सैचुरेटेड, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहा है कि हमको ये तो इसको भी खाना है, रसगुल्ला को भी। तो अब क्या कीजिएगा, उठिएगा, इधर उधर टहल के आइएगा, थोड़ा बेल्ट उल्ट ढीला कीजिएगा, उस 4 रसगुल्ला को भी चाप लिए। तो पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी और खा लिए कंडीशन को एडजस्ट करके, तो आप क्या कहलाइएगा, अब आप खा खा करके सुपर सैचुरेटेड हो गए हैं। ऐसा करने से मोटापा आ जाता है, मत कीजिएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड समझ गए। अब इसका डेफिनेशन समझिए। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो टाइप ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुज सॉल्युबिलिटी कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए इस सारे को। अब इसके बेसिस पर सॉल्युबिलिटी का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ रहता है, सॉल्युबिलिटी का चार्ट दिया हुआ रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्ट सब दिया हुआ है, और उसको देखिए कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो है सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी अलग अलग दिया हुआ है। 100 ग्राम वाटर को मान लिया गया है और उसमें अलग अलग सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है। अब इस चार्ट को देख करके समझिए कि किस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कितना टेम्परेचर पर, किस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी सबसे कम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ और इसमें समझिए कि अगर 100 ग्राम वाटर में मान लीजिए कि 35 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व होता है या 36 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व होता है, तो अगर सॉल्वेंट को 50 ग्राम कर देंगे तो ये जो सॉल्यूट जो 36 ग्राम डिजॉल्व हो रहा था वो घट करके अब 18 ग्राम डिजॉल्व होने लगेगा, ठीक है। पानी को अगर 100 ग्राम से बढ़ा करके 200 ग्राम कर देंगे तो 36 का डबल 72 ग्राम डिजॉल्व होगा उसके अंदर में। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी को हम लोग समझते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो फिर से पहले समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ये सॉल्यूट जो है इसको हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं, मोल में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं, ये अलग अलग यूनिट हो सकता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है इसको हम लोग लीटर में लिख सकते हैं, मोल में लिख सकते हैं, इसको भी केजी में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, एमएल में लिख सकते हैं। तो ये सब इसका यूनिट होता है। तो अब देखिए जितना अलग अलग यूनिट है उस बेसिस पर अगर देखिएगा तो कंसंट्रेशन का कई सारा टाइप होता है। इसमें एक होता है मास परसेंटेज, एक वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास बाय वॉल्यूम, एक पीपीएम, एक नॉर्मलिटी, एक मोलरिटी, एक मोललिटी, एक मोल फ्रैक्शन, बहुत सारा टाइप होता है। लेकिन 9th क्लास में बस आपको एक ही पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक सॉल्यूशन नाम का वीडियो चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 वीडियो अपलोडेड है, उसको देखिएगा तो और डिटेल में समझिएगा। उसमें सारे टाइप का कंसंट्रेशन को हम बताए हुए हैं अच्छे से समझा करके। आप लोग को बस एक ही टाइप का कंसंट्रेशन पढ़ना है और वो है कंसंट्रेशन मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है इसको भी ग्राम में लिखेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो ये मास परसेंटेज कंसंट्रेशन है। इस पर बेस एक क्वेश्चन कि जैसे 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन या परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, तो इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है वाटर में, तो सॉल्ट क्या है, तो सॉल्यूट ये 40 ग्राम है। वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनेगा। तो 320 और प्लस 40 इंटू 100 कैलकुलेट कीजिएगा, 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, काटिए 9 टाइम्स में और 9 से काटिए 11.1 बार में, तो 11.1% इसका कंसंट्रेशन होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप और भी बना सकते हैं, आप लोग के बुक में दिया है। अगर क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, तो एक होता है कंसंट्रेटेड
सॉल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम पानी या सॉल्वेंट रहे उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर या सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्वेंट सॉल्यूशन, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर, जो भी बोलिए, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे नमक और पानी का एक सॉल्यूशन बनाए, नमक बहुत कम दिए हुए हैं, नमक दिए हुए हैं, पानी बहुत कम दिए, बहुत खारा लगेगा वो पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। लेकिन उतना ही नमक में पानी 2-4 लीटर कर दीजिए तो अब जो है वो थोड़ा सा कम नमकीन लगेगा। तो जब कम नमकीन लगेगा, पानी बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। बहुत ज़्यादा नमक है और बहुत कम पानी है तो बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यही काम नींबू का रस और पानी के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा लगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, पानी ज़्यादा हो गया, कम खट्टा लग रहा है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वीक स्ट्रेंथ का होता है। किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना सकते हैं, डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड बना सकते हैं। सोचिए कैसे, कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है, सॉल्वेंट बढ़ा दीजिए, डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड बनाना है, सॉल्यूट बढ़ा दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन पढ़ लिए, सॉल्यूशन का इतना टाइप पढ़ लिए, सॉल्यूशन खत्म हो गया। अगले क्लास में हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कोलाइडल और सस्पेंशन आ जाएगा। कोलाइड का टाइप पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर बाकी चीज़ को भी पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वगैरह सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार।